नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क। उत्तराखंड टनल हादसे में बीते 5 दिन से राहत और बचाव का कार्य चल रहा है, लेकिन सुरंग में फंसे 40 मजदूरों तक पहुंचने के प्रयास फिलहाल परवान नहीं चढ़ रहे हैं। अब वो सिर्फ घंटे बीत रहे हैं और मजदूरों का धैर्य जवाब दे रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि देवभूमि में बढ़ते हादसों का जिम्मेदार कौन है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मामला समझने के लिए खास रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी के सिलकियारा सुरंग के निर्माण में लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। सुरंग के जिस संवेदनशील हिस्से में भूस्खलन हुआ, वहां उपचार के लिए गाटर रिब की जगह सरियों का रिब बनाकर लगा दिया गया। सुरंग निर्माण से जुड़े लोगों का कहना है कि यहाँ गाटर रिब लगाया गया होता तो भूस्खलन नहीं होता। बीते रविवार को निर्माणाधीन सिलकियारा सुरंग में भूस्खलन की घटना घटी, जिसके चलते 40 मजदूर सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। निर्माण में लगी कंपनी की एक बड़ी लापरवाही सामने आई। जी हां, सुरंग के एक मशीन ऑपरेटर ने नाम छिपाने को लेकर एक शर्त रखी और बताया कि कंपनी से जुड़े लोगों की लापरवाही से आज 40 लोगों का जीवन संकट में है। साथ ही ये भी कहा कि सिलकियारा सुरंग के मुहाने में 200 मीटर अंदर जहां भूस्खलन हुआ है, वो हिस्सा संवेदनशील है, जिसमें गाटर रिब की जगह 32 mm की सरियों से बना रिब लगाया गया, जो कि मलबे का दबाव नहीं झेल पाया। इसके अलावा यहाँ गाटर रिब लगाया गया होता तो शायद ये हादसा नहीं होता। लेकिन जिस गति के साथ रेस्क्यू का काम चल रहा है, उससे तो ये साफ है कि मामला बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि अब मजदूरों का सब्र आक्रोश में बदलता जा रहा है। घटनास्थल पर पिछले कुछ घंटों से मजदूरों का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। सुरंग में फंसे मजदूरों के परिजनों ने आक्रोश जताते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में ढिलाई का आरोप लगाया। इस दौरान सुरंग के बाहर मजदूरों की पुलिस से तीखी झड़प और धक्का मुक्की हो गई। इससे पहले भी देवभूमि में कई और बड़े हादसे हुए हैं, जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर उत्तराखंड में कब तक ऐसा होता रहेगा? कब तक लोगों को इन दर्दनाक हादसों का शिकार होना पड़ेगा? कब तक प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा मजदूरों और आम जनता को झेलना पड़ेगा? आखिर बार बार इस तरह के हादसे क्यों हो रहे हैं? उत्तराखंड में लगातार इन हादसों की वजह क्या है? क्या ये पर्यावरण से छेड़छाड़ का नतीजा है या काम में लापरवाही का? क्योंकि आए दिन उत्तराखंड हादसों को दावत दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। सवाल बहुत है, लेकिन जवाब देने के लिए आज हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ने वाले हैं। चलिए आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता देवेंद्र भसीन जुड़ चुके हैं। इसी के साथ डॉक्टर एके बयानी, जो भू वैज्ञानिक है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एएमवी नेटवर्क में। बयानी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में हादसे बढ़ते जा रहे हैं और उसके बाद उत्तरकाशी में ये सुरंग हादसा होता है, तो आपको क्या लगता है आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, ये जो विकास की प्रक्रिया चल रही है, उसमें इस तरह के हादसे होना यानी कहीं ना कहीं ये लापरवाही को इंगित करता है जी। जहां तक इस हादसे का सवाल है, तो मैं ये बता दूं कि कोई भी इस तरह का निर्माण कार्य जो पहाड़ में किया जाता है या प्लेन में करा जाता है या कहीं पे भी करा जाता है, उसके पहले उस एरिया का थॉरो जियोलॉजिकल सर्वे होता है। और जियोलॉजिकल सर्वे जो है हमारे हिंदुस्तान में परंपरा की कई एजेंसियां करती है, यानी ये काम शुरू होने के पहले की बात है। इसके बाद जब काम शुरू होता है, जब टेंडर निकलते हैं, तो सबसे पहले उसकी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनती है, फिर उसके बाद डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब बनती है तो उसमें बहुत बारीकी से ये कह लीजिए कि 1-1 मीटर का सर्वे होना चाहिए। और जब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन के जब वो अप्रूव हो जाती है, उसके बाद जब कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, खुदाई शुरू होती है, तो उसके बाद उस क्षेत्र की लगातार मॉनिटरिंग होती रहती है। उसमें जियोलॉजिस्ट, क्योंकि जियोलॉजिस्ट जो है वो सरफेस पे देखते हैं, जमीन के अंदर नहीं देख पाते हैं, तो वो जमीन पे अंदर देखने के लिए या तो वो ड्रिलिंग करते हैं या जियोफिजिकल टेक्निक का सहारा लेते हैं, पर उनकी अपनी लिमिटेशंस होती है। और जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन बढ़ता जाता है, वो 1-1 इंच एरिया की बराबर मैपिंग करते जाते हैं
और ये हो नहीं सकता है कि उसमें कोई चीज उनकी निगाह से छूटे। मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि कोई चीज हो नहीं सकता कि उनसे उनकी निगाह से कोई चीज छूटे। अगर वीक जोन है तो वीक जोन हमको पता लग जाता है, तुरंत देखते से ही पता लग जाएगा या उसका इन्वेस्टिगेशन करने से पता लग जाएगा। अब सवाल ये कि ये जो वीक जोन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये 20 मीटर का है या 30 मीटर का है, तो ये इतना बड़ा वीक जोन अगर हमने किसी ने इग्नोर करा है तो ये कहीं न कहीं भूवैज्ञानिक लापरवाही भी है और टेक्निकल लापरवाही भी है। जी। भूवैज्ञानिकों ने उसको क्यों नहीं बताया और टेक्निकल लोगों ने उसको क्यों नहीं समझा। और अगर ऐसा लग रहा था कि वीक जोन बाय द वे ओमिट हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम पहाड़ खोदते हैं तो हमको हर चीज फ्रेश दिखाई देती है। सरफेस पे देखेंगे तो मिट्टी, धूल, कंकड़, पत्थर जमा रहते हैं, वहां पर चीजें उतनी क्लियर नहीं होती, पर जब खुदाई करते हैं तो वो चीजें हमको बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक एक साफ दिखती है। और मुझे लगता है कि ये फॉल्ट जोन है, और फॉल्ट जोन भी 30 मीटर का या 20 मीटर का जो भी उसकी साइज रही है, इतना बड़ा फॉल्ट जोन कैसे इग्नोर हो गया ये समझ नहीं आता। लैंडस्लाइड से इसका कनेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि लैंडस्लाइड इतना प्रेशर जनरेट नहीं कर सकती जितना फॉल्ट जोन में जब रात मूव करती है तो वही इतना प्रेशर जनरेट कर रही है। तो बिल्कुल ये कहीं ना कहीं जियोलॉजिकल भी लापरवाही है और टेक्निकल भी है मेरे हिसाब से। बिल्कुल वसीम जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं और कंपनी की लापरवाही, इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो सामने आई है। आपको बता दें, क्योंकि गाटर रिप डालने की बात की जा रही थी, लेकिन उसकी बजाय सरियों के रिप डाल दिए गए हैं, जो कि कंपनी की एक बहुत बड़ी लापरवाही है। वसीम जी। हाँ, ये जो अभी हादसा हुआ है ये अपने आप में बहुत ही दुखद है और इसके लिए सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा पूरी शक्ति के साथ रेस्क्यू ऑपरेशंस को चलाया जा रहा है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी स्वयं इसके बारे में 2 बार मॉनिटरिंग कर चुके हैं, पूछताछ कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री भी यहाँ वीके सिंह जी आए हुए हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी तो लगातार इस काम का अनुसरण कर रहे हैं। और जिस प्रकार से जितने अधिक स्तर पर टेक्निकल जानकारियां ले सकते हैं, सहयोग ले सकते हैं, वो लिया जा रहा है। और कल तो वायुसेना की मदद से यहाँ पर जो नवीनतम जो ड्रिलिंग मशीन है उसको भी मंगवा लिया गया और उसको भी इंस्टॉल कर दिया गया, उस पर भी काम चल रहा है। अब जहाँ तक लापरवाही का सवाल है, तो ये अपने आप में एक जांच का विषय है। अभी ध्यानी जी की बात मैं सुन रहा था, तो इस विषय के विशेषज्ञ हैं, लेकिन ये भी इस बात को कह रहे हैं कि उनके अनुसार अब इसके बारे में जो डिटेल्ड रिपोर्ट सामने आएगी, जो राज्य सरकार के द्वारा एक 5 समिति विशेषज्ञों की बनाई गई है, वो अपनी रिपोर्ट देगी, तो कहाँ पर कंपनी की कमी रही है, कहाँ पर लापरवाही हुई है, वो सब कुछ हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन हमारी प्राथमिकता इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन की है, क्योंकि हम किसी अन्य बहस पे ना उलझ करके हम इस समय चाहते हैं कि जो 40 मजदूर वहां फंसे हुए हैं उनको वहां से सुरक्षित निकाला जाए, और इस पर सरकार की पूरी ताकत लगी हुई है। और हम समझते हैं कि जो एक ह्यूम पाइप के माध्यम से जो हाथ से निकासी की योजना बनाई गई है वो अपने आप में सफल होगी। पहले जो ड्रिलिंग मशीन लगाई गई थी वो खराब हो गई, तत्काल मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री कार्यालय बात की और घंटों के अंदर ही जो है वहां से दिल्ली से जो है सेना के जो वायुयान है वो मशीन को लेकर के उत्तराखंड पहुंच कर इंस्टॉल कर दी गई है। वसीम जी, लेकिन सवाल तो आखिरकार यही है ना कि 5 दिन बीत चुके हैं और इतना बड़ा हादसा हो जाता है, 40 मजदूरों की जिंदगियां दांव पर लग जाती हैं, और उसके बाद इतना लंबा वक्त मजदूरों को बाहर निकालने में क्यों लग रहा है? सरकार प्रशासन आखिरकार कर क्या रहा है? नहीं, देखिए सुनिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आप केवल उत्तराखंड के हादसे की चर्चा जब करते हैं तो दुनिया में इस प्रकार के हादसे हुए हैं और कई दिन तक लगा करके उनको निकाला गया। मुख्य बिंदु ये है कि हमारे मजदूर सुरक्षित होने चाहिए। मुख्य बिंदु ये है कि हमारे जो काम की दिशा है वो इसी दिशा में जानी चाहिए। अब जो मजदूर अंदर सुरक्षित है, आज सुबह ही जो है जो वहां पर महादेव नाम का एक मजदूर था उसके द्वारा बात की गई, परिवार के लोगों से कहा गया कि मैं सुरक्षित हूँ, मेरे साथ बाकी साथी सुरक्षित हैं, हमारा मनोबल जब पूरी तरह से ऊंचा है। और दूसरी ओर उनको ऑक्सीजन सप्लाई की जो बात है वो लगातार की जा रही है, उनके भोजन की सामग्री जो है वो भी भेजी जा रही है। तो सरकार सारे पहलू जो है उसको लेकर के काम कर रही है और यहाँ तक कि विदेशी कंपनियां जिस मामले की विशेषज्ञ मानी जाती है उनसे भी राय ली जा रही है। कोई प्रकार से प्रयास नहीं छोड़ा जा रहा है कि इन मजदूरों को वहां से निकाला जाए, ये हमारी प्राथमिकता है। और इसके लिए मुख्यमंत्री जी और यहाँ तक केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी पूरी अपनी तन्मयता से जो है एकाग्रता से इस काम में जुटे हैं। और अभी जो संबंधित हमारा कॉर्पोरेशन है नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी,
उसके भी जो डायरेक्टर हैं मौजूद हैं, अन्य संस्थानों के डायरेक्टर मौजूद हैं, तमाम जियोलॉजिस्ट वहां पर मौजूद हैं, अन्य विभागों के साइंटिस्ट मौजूद हैं, सब बातों को देखा जा रहा है। लेकिन तात्कालिक हमारी जो आवश्यकता है वो निश्चित तौर पर इन मजदूरों का जीवन बचाने की है। बिल्कुल बियानी जी, पर मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से सुरंग का निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन कहा जा रहा है कि वो जगह बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है, वहां पर ऐसे निर्माण कार्य एक आपदा को निमंत्रण दे सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां सुरंग का निर्माण किया जाता है। देखिए, जहां तक जो जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं, तो मैं ये बता दूं कि भूवैज्ञानिक रूप से पृथ्वी का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पर सब चीजें बहुत अच्छी हो या बहुत स्ट्रांग हो। वीकनेस जो चट्टानों में होती है, कमजोरी जो होती है, वो हर जगह मौजूद रहती है, चाहे वो कितनी स्ट्रांग रॉक भी होगी, पर उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वीकनेस रहती है। और वीकनेस के चलते हम निर्माण नहीं करें ये जी। और दिल्ली मेट्रो का एग्जांपल देखिए, दिल्ली मेट्रो का जो काम हुआ है वो बहुत ही कमजोर तरह की मिट्टी में हुआ है, पर वहां पे ये कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि उसमें काफी अच्छा जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हुआ और उसके बाद उसको इस तरह से क्रियान्वित किया गया कि वहां पे प्रॉब्लम, दुनिया भर के प्रॉब्लम होते भी वहां पे कोई परेशानी नहीं हुई। यहाँ जहां ये जो उत्तराखंड की बात है, उत्तराखंड में ये सबको मालूम है कि ये एक नया माउंटेन है और माउंटेन के कारण इसमें कमियां और जो वीकनेस है वो जरूर है, और उन वीकनेस को पहले से आकलन किया जाता है। मैंने बताया कि डीपीआर में करा जाता है, उसके बाद जब खुदाई शुरू होती है तब करा जाता है, उसके बाद उसके हिसाब से हम लाइनिंग वगैरह का डिसाइड करते हैं। तो उसके मामले में कहीं ना कहीं लाइनिंग बनाने में, जैसे गार्टर लाइनिंग की जो बात हो रही है, वो गार्टर लाइनिंग लगाते हैं तो उसके साथ साथ वहां पर इंस्ट्रूमेंट भी रखे जाते हैं जिससे इतना प्रेशर जनरेट हो रहा है ये भी हमको पता लग जाता है। और ये जो बस्ट हुआ, एकाएक बस्ट हुआ, तो एकाएक बस्ट नहीं होता है, इसके पहले थोड़ा बल्ज जी होती है, और जब बस्ट होता है तो वो काफी बाद की स्टेज में होता है, और उस बस्ट के वक्त जी हेलो जी बियानी जी, तो बस्ट तो बहुत बाद की स्टेज है। अब सवाल ये कि बस्ट हो गया, तो सवाल ये आ रहा है कि वहां पर बियानी जी, इससे पहले भी उत्तराखंड में तमाम तरीके की आपदाएं आ चुकी हैं और लगातार ऐसी आपदाओं को उत्तराखंड निमंत्रण देता रहता है, क्योंकि उत्तराखंड खुद अपने आप में एक संवेदनशील राज्य है। लेकिन उसके बाद जो ये प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, इसका मुख्य कारण क्या ये हो सकता है कि प्रकृति से छेड़छाड़ की जा रही है, इकोसिस्टम से छेड़छाड़ की जा रही है? देखिए, प्राकृतिक छेड़छाड़ भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, पर ऐसा नहीं कि सारी आपदाएं प्राकृतिक छेड़छाड़ के कारण आती है। अब जैसे भूकंप की बात है, तो भूकंप प्राकृतिक जो ऊपर प्रकृति की छेड़छाड़ करने से उससे भूकंप का कोई संबंध नहीं है। भूकंप कोई भी आता है तो वो 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर की गहराई से आता है, तो वहां पे हमारे पर्यावरण की छेड़छाड़ किसी तरह के मायने नहीं रखती है। अब हिमस्खलन हो रहा है, तो हिमस्खलन में जब ऐसी स्थिति है कि जब पहाड़ पर से बर्फ नीचे गिरेगा तो वो ढाल पे ही बहेगा, तो पहाड़ हमारे ढाल वाले हैं। अब उसमें आप कहें कि प्राकृतिक जो छेड़छाड़ हो रही है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके कारण हिमस्खलन हो रहा है, तो वो भी गलत है। क्योंकि लेकिन अगर हम बात करें जोशीमठ की, बियानी जी, अगर लेकिन हम बात करें जोशीमठ की बात करते हैं, तो जोशीमठ का आपको एक जो सेटिंग है उसको समझना पड़ेगा। भूवैज्ञानिक सेटिंग ऐसी है कि जोशीमठ में नीचे तो बड़ी कठोर चट्टाने हैं, उसमें कोई शक नहीं, वो काफी मजबूत चट्टाने हैं। कठोर चट्टाने के ऊपर करीब 15 मीटर से लेकर 100 मीटर तक का मलबा है, और ये मलबा जो आया है वो ग्लेशियर का है, लैंडस्लाइड का है, और चट्टानें आपस में टूटती फूटती रहती है, उसका मलबा है। और वो मलबा जो ऊपर जमा है वो हमको लगता है कि वो स्थिर है, पर वो मलबे जो है वो काफी लूज है, लूज है ना, ढीलापन है उसमें। उसकी डेंसिटी जितनी होना चाहिए या कॉम्पैक्टनेस जितनी होना चाहिए वो चट्टान का कहीं मुकाबला नहीं करता है। अब ऐसे मलबे में जब पानी गया तो पानी, सारा सीवरेज सिस्टम का जो पानी है वो मलबे में उतरा, और मलबे में उतर के वो पानी कहीं कहीं इकट्ठा होता रहा। जब पानी ने अपना प्रेशर जनरेट करा तो वो पानी निकल के बाहर आया। तो 2 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक वो पानी, 2023 की 2 जनवरी से 17 जनवरी तक वो पानी निकलता रहा। उसके बाद जब पानी खत्म हो गया तो उसके बाद अब वो थोड़ा बहुत रीएडजस्टमेंट चल रहे हैं। अब
ये जोशीमठ का मूल कारण है। अगर पानी जमीन के अंदर नहीं जाता तो इस तरह की प्रॉब्लम के चांसेस कम थे। दूसरी बात यह है कि वहां पर जोशीमठ में ऊपर इस साल मतलब 2022 में और 2023 में काफी बारिश हुई थी। बिल्कुल। करीब 2022 में 150% ज्यादा बारिश हुई थी, तो वो पानी भी जमीन के अंदर उतरा, प्लस ये जो डेवलपमेंट का पानी है या जो हम ह्यूमन बीइंग कंज्यूम कर रहे हैं वो जो पानी है, इन दोनों ने मिलकर उस घटना को अंजाम दिया। और जोशीमठ के बारे में एक चीज और कहूंगा, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जो भी प्रॉब्लम था वो 60 से लेकर 70 मीटर चौड़ी पट्टी के बीच में हुआ है। पूरे जोशीमठ में वो प्रॉब्लम नहीं था। वो पट्टी ऊपर से लेकर नीचे तक आ रही थी और उसी पट्टी में जो मकान थे उनमें हुआ है, उस पट्टी के बाहर नहीं हुआ है। बाद में जब उन्होंने डिटेल इन्वेस्टिगेशन करा तो 70 से बढ़ा के उसकी चौड़ाई 100 मीटर कर दी। तो इसका मतलब ये कि जोशीमठ का एक बहुत छोटा हिस्सा ऐसा था जो जहां पे ये पानी। बिल्कुल। लेकिन बसीन जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि लगातार उत्तराखंड में आपदाएं बढ़ती जा रही हैं। उसके बाद आपकी सरकार इस पर क्या कुछ काम कर रही है? क्योंकि लगातार सरकार इस पर काम करने के दावे तो करती है, लेकिन उत्तराखंड में जिस तरीके से आपदाएं आ रही हैं, चाहे हम बात करें बारिश की, चाहे हम भूस्खलन की बात करें, या फिर तमाम ऐसे सड़क हादसों की जहां पर लोगों की जिंदगियां दांव पे लग जाती है, लेकिन उसके बावजूद अब जो उत्तराखंड की सरकार है वो इस पर क्या कुछ काम कर रही है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल, अच्छा प्रश्न किया आपने। अभी जो हमारे जो भूवैज्ञानिक हैं, भैयारी जी के द्वारा जो बात कही गई वो अपने आप में बहुत सटीक है। सच बात यह है कि उत्तराखंड या हिमालय का हिस्सा जहां हम रहते हैं ये अपने आप में बड़ा फ्रेजाइल जोन है और यहाँ के पहाड़ अभी कच्चे हैं। हिमालय की जो वैसे भी आयु है जो बताई जाती है वो अन्य जो पर्वत है उनकी अपेक्षा काफी कम है। अभी उसका तो उठान हो ही रहा है। तो ऐसे में जो हादसे हैं या भूकंप की स्थितियां हैं उस पर तो किसी प्रकार का जो है भूकंप पर कोई नियंत्रण नहीं हो सकता। अब इसमें दो बातें हमारे सामने आती है। पहली बात तो हमारे सामने ये आती है कि जो मानवीय छेड़छाड़ से हादसे हो सकते हैं हम उन पर नियंत्रण करें, एक बात। और दूसरा, हादसा के समय में हमारी रिस्पांस का जो टाइम है और जो हमारी राहत का जो समय है और जो सुविधाएं होनी चाहिए उसके लिए सरकार तैयार है। इसी कारण से जोशीमठ के मामले में हो या पूरे प्रदेश के मामले हो, एक बात लगातार सामने आ रही है कि कई स्थानों पर जो वहां की धारण क्षमता है उसके कंपैरिजन में, उसकी तुलना में वहां पर जो भवन बन गए हैं किसी कारण से बने हो वो भवन अधिक बन गए, वहां पर रिहाइश बढ़ गई है, इस कारण से जमीन पर दबाव है। उस चीज को रोकने के लिए अब मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पूरा सर्वे किया जाए, एक बात। दूसरी ओर जो हम चौड़ीकरण करते हैं तभी जो राष्ट्रीय जो हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उसके द्वारा जो चौड़ीकरण के काम किए जा रहे हैं बड़ा वैज्ञानिक तरीके से अपने आप में कर रहे हैं, साथ में जो है पूरा ट्रीटमेंट करके कर रहे हैं। और हमने देखा है कि तो हादसा इस सुरंग में हो गया, लेकिन उत्तराखंड में कई सुरंगें बना दी गई हैं जो अपने आप में बहुत सक्सेसफुली जो है जो हमारा ऋषिकेश कर्णप्रयाग का रेलवे लाइन है उसके लिए वो तैयार की जा रही है। लेकिन पॉइंट यह है कि अगर कोई हादसा हो जाता है तो सरकार का रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा। तो अब जो स्थितियां है वो बिल्कुल भिन्न है। रिस्पॉन्स टाइम तत्काल होता है। अब जो भी हादसा कहीं पर भी हुआ है तो उसमें तत्काल जो है हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ काम करती है, पुलिस सक्रिय हो जाती है। लेकिन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तो अपना काम करती है, ये इस पे कोई दो राय नहीं है, लेकिन इतना समय क्यों लगता है जब भी कोई उत्तराखंड में आपदा आती है या फिर राहत बचाव कार्य का अगर कार्य चल रहा होता है, लेकिन उसमें इतनी देरी क्यों लगती है? जिस तरीके से अभी हम कह रहे हैं कि 5 दिन बीत चुके हैं, अब चाहे उसमें मजदूरों का धरना प्रदर्शन भी शामिल हो चुका है, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री से बातचीत की जा रही है और ऑस्ट्रेलिया तक से मशीनें आ रही हैं, लेकिन इतना टाइम क्यों लग रहा है? देखिए, मैंने पहले भी कहा आपसे कि आप दुनिया में इस प्रकार के अगर सुरंगों में कोई हादसे हुए और प्रकार के हादसे हुए आप उनका वो नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि कई दिन लग जाते हैं। अगर कहीं बोरवेल भी होता है तो उसमें कई दिन लग जाते हैं। तो बहुत सावधानी से काम करने की आवश्यकता होती है। जल्दबाजी में हम करेंगे और पता चला कि बड़ी दुर्घटना हो गई। जो वहाँ काम कर रहे मजदूर हैं, अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, पर फिर भी 40 जिंदगियां दांव पे लगी हुई हैं। नहीं, बिल्कुल इसी बात को कह रहे हैं। उनकी जो न्यूनतम आवश्यकता है उनके जीवन की रक्षा के लिए जो दवाएं चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, भोजन चाहिए, वो लगातार मुहैया कराया जा रहा है। और दूसरी ओर अधिक से अधिक आधुनिक तकनीक को उसे प्रयोग किया जा रहा है। तो हमें धैर्य से थोड़ा सा देखना होगा कि जो हमारे अधिकारी वह काम कर रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, वो पूरी ताकत से 24 घंटे काम कर रहे हैं। उनके काम में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं है और
जो सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ वो अपने काम में जुटे हुए हैं। तो ऐसे में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मूल विषय ये है कि मजदूर सुरक्षित हैं और उनको निकालने की दिशा में अब बहुत सार्थक दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं। और जब वो केंद्र से जो मशीनें आई हैं उनकी काम भी शुरू हो गया है, कुछ ड्रिलिंग उन्होंने कर दी है। तो अगले कुछ घंटों में या कुछ और समय लग सकता है जब ड्रिलिंग पूरी हो जाएगी और स्टील के जो 900 mm के सरकमफ्रेंस के जो पाइप हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे, तो वहां से मजदूरों को सुरक्षित निकाला जा सकेगा। लेकिन अब वसीम जी, सवाल सबसे बड़ा फिर से मैं ये दोहराना चाहूंगी कि जो अभी तक इतने हादसे हो चुके हैं, इतनी आपदाएं आ चुकी हैं, उन पर किसी का नियंत्रण नहीं है क्योंकि वो प्राकृतिक आपदाएं हैं। लेकिन इसके राहत बचाव के लिए इससे पहले सरकार ने क्या कुछ कदम उठा रखे हैं? अगर ऐसी आपदा आती है, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो उसको रोकने के लिए क्या कुछ कार्य किया जा रहा है? डिजास्टर मैनेजमेंट द्वारा अब क्या कुछ कार्य किया जा रहा है? ये एक अपने आप में सवाल है। देखिए, बिल्कुल आपने अच्छी बात कही। हमको केदारनाथ की आपदा याद होगी 2013। बिल्कुल, केदारनाथ की आपदा के बारे में स्थिति ये रही है कि वहां झील बन गई, लेकिन व्यवस्थाएं ना होने के कारण जो है राज्य सरकार को भी 3 दिन के बाद मालूम चला और केंद्र सरकार को तो इसका और बाद में मालूम चला। यानी कि जो हम सूचना करके नीचे लोग हटा सकते थे, हम नहीं हटा पाए। लेकिन उसके बाद इस बात से सीख ली गई और अगली सरकार ने, भाजपा की सरकार ने अपना एक तंत्र विकसित किया कि अगर कहीं पर भी किस प्रकार की झील बनती है या कोई हादसा आने की संभावना होगी तो कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है उस अलर्ट किया गया। आपको ध्यान होगा केदारनाथ आपदा के बाद एक और झील बन गई थी और तत्काल ऋषिकेश तक के जो गांव थे उनको जो नदी किनारे हटा दिया गया था, इसीलिए कि संभावना थी कि वो टूट जाएगी तो नीचे तक बांध बह जाएगा। लेकिन सौभाग्य से वो नहीं टूटी तो बचाव हो गया। तो पहली बात तो यह कि जानकारी समय पर मिल जाए। हमारे पास जो नवीनतम साइंटिफिक उपकरण है हम उनका प्रयोग करें। अब डॉक्टर जो हमारे रडार हैं वो अपना काम कर रहे हैं और तत्काल कम्युनिकेशन के माध्यम से हम नागरिकों तक भी बात पहुंचाते हैं कि खतरा आने वाला है, आप सावधान हो जाइए। और जो हमारा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और अन्य एजेंसीज हैं वो तत्काल सक्रिय हो जाती हैं और कोई भी हादसा होने पर तत्काल उनकी भूमिका प्रारंभ हो जाती है। तो ये अपने आप में सरकार कर सकती है, वो कर रही है। और जहां पर धारण क्षमता के कारण दिक्कतें हैं, यहाँ पर दबाव बढ़ गया है, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि अलग अलग स्थानों पर हमारे टूरिस्ट स्थान बने। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि नैनीताल और मसूरी या कुछ और स्थानों पर ही अधिकतम दबाव है, दिक्कतें आएंगी कल। तो ऐसे में और कुछ टूरिस्ट स्पॉट बन जाए तो उसके लिए सरकार अपना पूरा ध्यान लगाए हुए है, जिससे कि आने वाला टूरिस्ट जो है वो अलग अलग स्थानों पर जाए। 4 धाम यात्रा में इस साल 50 लाख लोग आए। अब उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, किस प्रकार सिस्टम से भेजा जाए, क्या हम गर्भगृह में अलाउ करें ना करें अगले साल, ये सब बातें सरकार के सामने हैं और सरकार इन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रख करके उचित कदम उठा रही है। बिल्कुल। अब मैं वसीम जी आपसे एक और सवाल लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से प्राकृतिक आपदाओं की हम तो बात कर रहे हैं, लेकिन इसके नियंत्रण को लेकर जिस तरीके से आपने तमाम बातें कही हैं कि अब पर्यटन स्थल को और भी बढ़ावा देंगे, लेकिन उसके बाद पर्यटकों को भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे, लेकिन अब आगे के लिए क्या कुछ चुनौतियां होने वाली हैं उत्तराखंड के लिए? क्योंकि सड़कों का चौड़ीकरण का निर्माण किया जा रहा है, फिर उसके बाद सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है और ऐसे कई इकोलॉजिकल सुरंग बनाई जा रही हैं। तो इसके बाद अब आगे किस तरीके से काबू में लाया जाएगा? उत्तराखंड सरकार का अब इस पर क्या कुछ स्टैंड रहने वाला है? देखिए, हमारा एक बहुत साफ दृष्टिकोण है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कि हमारे जो विशेषज्ञ हैं हम उनकी राय के अनुसार काम करें। क्योंकि जो विशेषज्ञ हैं वो अधिक हमसे बेहतर जानते हैं कि किस स्थान पर काम हो सकता है, काम अगर करना है तो वहां पर हमें क्या क्या जो है सावधानियां बरतनी होगी। अभी जो हमारे विशेषज्ञ बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने करी। तो हमारे पास पूरी टेक्नोलॉजी है, तो जिन पे टेक्नोलॉजी है, जिनके पास नॉलेज है, और हमारे पास राष्ट्रीय स्तर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ हैं, संस्थान है, तो हम उनकी मदद से इस बात को देखें कि कौन से स्थानों पर क्या काम हो सकता है। अगर सुरंग बनाना सुरक्षित बिल्कुल नहीं है तो नहीं बनानी चाहिए। अभी आपने देखा होगा हाइड्रो पावर्स के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वो रोक दिए गए, इसीलिए कि ये महसूस किया जा रहा था कि इससे दिक्कतें बढ़ जाएंगी, इससे जो है और समस्या आएंगी। तो हम साइंटिफिक तरीके से काम करना चाहते हैं। तो सरकार का दृष्टिकोण अब केवल पॉलिटिकल इशू नहीं है, डेवलपमेंट चाहते हैं लेकिन साइंस के साथ जोड़ के करना चाहते हैं। विज्ञान और विकास जब दोनों चलेंगे तो अच्छा काम होगा। बिल्कुल। बयानी जी, अब मैं आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से पहाड़ों में विकास की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन बिना प्रकृति से छेड़छाड़ के विकास भी संभव नहीं है, तो इसको नियंत्रण में लाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है कि विकास भी हो और प्रकृति से छेड़छाड़ भी ना हो? देखिए, वसीम साहब ने जो बोला वो एक शासकीय प्रवक्ता होने के कारण उन्होंने जो बोला वो अपने हिसाब से सही था, पर यहाँ पे 2 पहलू हैं। एक तो ये कि आपदा हो गई,
आपदा के बाद क्या रिस्पांस है सरकार का या टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन का, वो दूसरा पहलू है। तो मैं ये कहूंगा कि जो रिस्पांस था हमारा, वो बराबर शुरू में असेसमेंट नहीं हुआ है कि हमें कितना प्रेशर लगेगा। उस प्रेशर में अगर हमको पाइप इंसर्ट करना है तो जी। पहले तो 2 रोज तक पता नहीं था कि पाइप इंसर्ट करके काम चलेगा। हम मलबा ही हटाते रहे और वो पीछे से मलबा आता रहा और वो फैलता रहा। तो जो 20 मीटर या 25 मीटर का जो वीक जोन था, उसका मलबा 70 मीटर में फैल गया, जो आज की खबर है। हो बिल्कुल। सकता है शाम तक वो और फैल जाए। अब सवाल ये कि ये असेसमेंट क्यों नहीं हुआ। ये जितने विशेषज्ञ हैं, जो टेक्निकल पर्सन हैं, जो सुरंग के एक्सपर्ट हैं, वो इमीडिएटली कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि अगर बीच जोन है और वहां से मलबा आ रहा है तो कितनी देर में कितना मलबा आएगा और किस प्रेशर से मलबा आएगा। ये कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन जी। है। ये यहाँ पे हमारा असेसमेंट फेल हुआ, ये बात आप मान के चलिए। और इसके पहले जहां तक एक समन्वित विकास की बात कर रहे हैं या सुरक्षित विकास की बात कर रहे हैं, तो सुरक्षित विकास चाहे इतना ही कमजोर एरिया क्यों नहीं हो, उसमें भी हो सकता है, बशर्ते कि हम भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण बराबर करें। और भूवैज्ञानिक बिल्कुल। सर्वेक्षण करने के बाद उसके जी। हिसाब से अगर हम स्टेप्स लें तो कोई चक्कर नहीं कि वहां पे कोई प्रॉब्लम आ गई। जैसे मैंने दिल्ली का कहा, दिल्ली की बहुत कमजोर है मिट्टी, और उस मिट्टी के अंदर टनल वो मेट्रो बनी हुई है, मोस्टली मेट्रो अंदर से जा रही है। तो वहां पे तो कोई हादसे नहीं हुए, ना मकानों में क्रैक आया। इसका मतलब है कि वहां का जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छा हुआ है। और इसी तरह से भाखड़ा डैम है, भाखड़ा डैम तो सबसे कमजोर चट्टानों पे बना है, बिल्कुल। और वो 70 साल हो गए और उसको वो बराबर सर्विस दे रहा है। तो ये दीज आर दी लैंडमार्क इन आवर कंट्री। टेहरी डैम है, उसको मिट्टी पत्थर से ही बनाया, ठीक है। कंकड़ मिट्टी पत्थर से बनाया, वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो बिल्कुल जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह का करवाते हैं उसमें। बिल्कुल। ये ज्ञानी मैं जी, कहूंगा भसीन कि जी, इस पर बहुत पूरा बहुत ध्यान शुक्रिया होना आपको चाहिए। हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। समय की कमी को देखते हुए हमें इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उसको नियंत्रण में करने के लिए सरकार किस तरीके से काम कर रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल एक और ये भी है कि बिना प्रकृति से छेड़छाड़ किए बिना अब किस तरीके से उत्तराखंड का निर्माण किया जाएगा, उत्तराखंड में किस तरीके से विकास किया जाएगा, पहाड़ों तक किस तरीके से सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी, ये अपने आप में सवाल है। और लगातार इस आपदाओं को कंट्रोल में लाने के लिए सरकार बेहतर प्रयास कर रही है। तो इस चर्चा में आपने देखा कि हमारे साथ भूवैज्ञानिक भी जुड़े थे, बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े थे, और उत्तरकाशी में जो सुरंग दुर्घटना हुई है उसको लेकर अब राहत बचाव कार्य और तेजी से किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि कुछ संभावित घंटों में अब उन मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। तो फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहेगा एएमवी नेटवर्क।